आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस क्लास 7 की जो बुक है सेक्शन 1 द मिसाइल मैन। ठीक है, एन इंटरव्यू विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये एक्चुअली। ठीक है ना, तो उसका एक चैप्टर है आई हैव डन इट। ये चैप्टर को हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। देखो, द मिसाइल मैन एन इंटरव्यू विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे चैप्टर है द मिसाइल मैन, उनको कहा जाता था मिसाइल मैन। ठीक है ना, एन इंटरव्यू विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया गया जा रहा है ना। तो देखो क्या हुआ, इट वॉज इंडीड अ ग्रेट ऑनर। ये बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। व्हेन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एग्रीड, जब APJ अब्दुल कलाम जी तैयार हो गए टू इंटरेक्ट विद अस, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल, अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी, है ना, उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इन दिस इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में, है ना, द मिसाइल मैन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस एंड व्यूज ऑन साइंस, एजुकेशन एंड फ्यूचर इंडिया विथ, है ना, दिस बुक। है ना, देखो क्या है। तो इस इंटरव्यू में जो मिसाइल मैन है वो क्या शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, उनके क्या अनुभव थे, एंड व्यूज ऑन साइंस, और साइंस के ऊपर उनके क्या व्यू है, विज्ञान के ऊपर, एजुकेशन एंड फ्यूचर इंडिया, उनका एजुकेशन कैसे रहा और आगे का फ्यूचर इंडिया कैसा होगा उनके नज़रिए में, आगे आगे आने वाला भविष्य का भारत को कैसे देखते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की इस चैप्टर में, और उनसे यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं एक न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा। देखो, तो पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है गाइस उनसे। देखो, पहला सवाल ये है, कुड यू प्लीज नरेट वन इंसिडेंट दैट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ विच इवेंचुअली सेव्ड योर प्रोफेशन। क्या आप अपने जीवन की एक ऐसी घटना हमें बताएंगे जो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ और जिसने आपको इस प्रोफेशन में, इस पेशे में आपको लाया, है ना, जिसकी वजह से, जिससे प्रेरित होकर आपने इस फील्ड को चुना, साइंस की, है ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को आपने चुना। ठीक है, ये पहला सवाल है। तो देखो क्या जवाब दे रहे हैं वो। APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, इट हैपन एट द एज ऑफ 10। ये 10 साल की उम्र की बात है। जब मैं 10 साल का था तब ऐसा हुआ। क्या हुआ, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन क्लास 5, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, आई हैड अ टीचर, मेरे एक टीचर हुआ करते थे, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका नाम था श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। वो हमारे स्कूल के क्या थे, सब बेस्ट टीचर में से एक थे, है ना। वन डे ही वॉज टीचिंग अबाउट बर्ड्स फ्लाइट। एक दिन वो हमें पढ़ा रहे थे बर्ड्स की उड़ान के बारे में। बर्ड फ्लाइट मतलब बर्ड कैसे उड़ती, ये हमें पढ़ा रहे थे। ही ड्रीव अ डायग्राम, उन्होंने एक डायग्राम बनाया ऑफ अ बर्ड। उन्होंने एक बर्ड का डायग्राम बनाया ऑन द ब्लैक बोर्ड के ऊपर, डेपिक्टिंग द विंग्स, जिसमें दर्शाया उन्होंने विंग्स को, टेल एंड द बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेड। जिस डायग्राम में उन्होंने बर्ड के विंग को, पंखों को दर्शाया, उसकी पूंछ को दर्शाया और उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को उसके सर के साथ, हेड के साथ उन्होंने दर्शाया। ही एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनके टीचर ने, वो बता रहे हैं कि हमारे टीचर ने एक्सप्लेन किया हाउ बर्ड्स क्रिएट द लिफ्ट एंड फ्लाई, कैसे वो एक लिफ्ट क्रिएट करते हैं, मतलब ऊपर उठते हैं, और कैसे वो फ्लाई मतलब उड़ पाते हैं, है ना। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ दे चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, जो बर्ड्स होती है वो कैसे अपने डायरेक्शन को चेंज करती उड़ते हुए, है ना, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये सारी चीज़ एक्सप्लेन हो गई। एट द एंड ऑफ द क्लास, और क्लास खत्म होते ही, क्लास के अंतिम में, आखिरी में, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहते थे, हमारे टीचर जानना चाहते थे, वेदर वी हैड अंडरस्टूड हाउ बर्ड्स फ्लाई, कि हम समझे या नहीं कि कैसे बर्ड उड़ती है, ये चीज़ हमें समझ में आई या नहीं आई, वो जानना चाहते थे टीचर। ठीक है, सभी टीचर जानना चाहते हैं कि मैंने जो चीज़ पढ़ाई वो बच्चों को समझ में आई या नहीं, है ना। तो आई सैड दैट आई हैड नॉट, तब मैंने जवाब दिया कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया। आई हैड नॉट का मतलब है आई हैड नॉट अंडरस्टूड, मुझे समझ में नहीं आया। मैनी अदर स्टूडेंट, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, ऑल्सो सेड, उन्होंने भी कहा, दैट कि दे हैड नॉट अंडरस्टूड, कि उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं समझ में आई, उन्हें भी। ठीक है, तो ही वॉज नॉट अपसेट बाय आवर रिस्पॉन्स, हमारे इस रिस्पॉन्स से, हमारे इस जवाब से हमारे टीचर अपसेट नहीं हुए कि यार मैंने पढ़ाया लेकिन इनको समझ में नहीं आया, है ना, तो अपसेट नहीं हुए इस जवाब से। इंस्टेड, इसके बावजूद, इसके बजाय, ही टुक अप टू द सीसोर, इसके बावजूद वो परेशान नहीं हुए, बल्कि हमें क्या किया उन्होंने, पता है क्या, हमें सीसोर तक ले गए, मतलब समुद्र के किनारे ले गए। शाम का टाइम था, देखो, दैट इवनिंग, और उस दिन शाम को द होल क्लास वॉज ऑन द सीसोर, पूरी की पूरी क्लास को उन्होंने समुद्र के किनारे लेकर के गए थे।
बर्ड्स वर फ्लाइंग एंड चीपिंग स्वीटली, वहां पर पक्षी उड़ रहे थे, बर्ड्स उड़ रही थी और मीठी मीठी आवाजें कर रही थी, है ना, च्यू 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 की आवाजें कर रही थी। ही शोड द सी बर्ड्स फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ 10 to 20 नंबर्स, उन्होंने हमें दिखाया कि बर्ड जब उड़ती है, फ्लाई करती है, तो 10 से 20 स्टेप्स वो लेती है, अलग अलग फॉर्मेशन मतलब अलग अलग स्टेप्स वो करती है ना, पंखों को फड़फड़ाएगी, पूंछ को हिलाएगी, पैरों से फोर्स लगाएगी, ऐसे 10 से 20 एक्टिविटी करती है और उसके द्वारा वो उड़ पाती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। वी सॉ, हमने देखा द मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, बड़ा प्यारा सा फॉर्मेशन देखा बर्ड्स के बॉडी का। एंड वी वर ऑल अमेज्ड, और हम सब बिल्कुल सरप्राइज थे कि बर्ड्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती उड़ने के लिए, इतना आसान नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना पक्षी उड़ गया, उसकी हर एक स्टेप को बारीकी से उन्होंने देखा, तब उन्हें आश्चर्य हुआ, हाँ यार इतनी मेहनत का काम है उड़ना, है ना। ही शोड, उन्होंने शो किया, मतलब टीचर ने शो किया, हमें दिखाया द बर्ड्स एंड आस्क्ड अस, बर्ड को दिखाते हुए हमसे पूछा, आस्क्ड अस टू सी, कि देखो व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन द बर्ड्स फ्लाई, ये कैसा दिखाई देता है जब बर्ड उड़ती है, तो है ना कैसा दिखाई पड़ता है हमें। वी सॉ, हमने देखा द विंग्स बीइंग फ्लैप्ड, हमने पंखों को फड़फड़ाते हुए देखा, है ना। ही आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे पूछा टू लुक एट द टेल पोर्शन, उन्होंने हमसे कहा कि तुम उसके पूंछ वाले हिस्से को देखो बर्ड के, है ना। एंड एट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स एंड ट्विस्टिंग टेल, और किस तरह से जो कॉम्बिनेशन है उसका फड़फड़ाने का, पंखों को फड़फड़ाने का, विंग का जो हिस्सा था उसको कैसे वो फड़फड़ा रही है, फ्लैप कर रही है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स एंड ट्विस्टिंग टेल, और कैसे वो ट्विस्ट कर रही है अपनी टेल को, मोड़ रही है अपनी पूंछ को, है ना, पंखों को फड़फड़ाने का और पूंछ को मोड़ने का जो कॉम्बिनेशन था वो कैसा है, उसको ऑब्जर्व करो, तभी तो पता चलेगा कि बर्ड कैसे उड़ पा रही है ना। वी नोटिस्ड क्लोजली एंड फाउंड दैट, हमने नोटिस किया, ध्यान दिया, इस चीज को बड़े करीब से देखा, एंड फाउंड दैट, और हमने ये पाया, क्या पाया, देखो हमें क्या पता चला, हमने पाया दैट, देखो, द बर्ड इज दैट कॉम्बिनेशन फ्लीव इन द डायरेक्शन दे वांट, और हमें ये पता चला कि इस फॉर्मेशन के साथ बर्ड उड़ सकती है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो चाहती है, उसी दिशा में वो उड़ सकती है ना। देन उसके बाद ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमारे टीचर ने क्या पूछा, वेयर इज द इंजन ऑफ द बर्ड एंड हाउ इज इट पावर्ड, इस बर्ड का इंजन कहाँ पर है और उसे पावर कहाँ से मिलती है, ये तो ऑब्जर्व किया क्या, ये हमसे उन्होंने पूछा। अ बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ओन लाइफ, उसे पावर उसकी जिंदगी से मिलती है, मतलब नेचुरली मिलती है, एंड द मोटिवेशन ऑफ व्हाट इट वांट्स, और जो वो चाहती है वही चीज़ उसे मोटिवेट करती है। जैसे बर्ड क्यों उड़ती है ना, वो अपने भोजन के लिए उड़ती है ना, फूड को कलेक्ट करने के लिए उड़ती है, तो ये फूड को कलेक्ट करने की चाहत ही उसे उड़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना, वो मोटिवेशन का काम करती है। ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन टू अस विद इन 15 मिनट्स, ये सारी चीज़ें हमें 15 मिनट में एक्सप्लेन कर दी गई हमारे टीचर के द्वारा, है ना। ये सारी चीज़ें कौन बता रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं अपने इंटरव्यू के दौरान, है ना। वी ऑल अंडरस्टूड द होल बर्ड डायनामिक्स विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो हमने पूरी पूरी बर्ड्स की जो डायनामिक्स है, बर्ड्स के उड़ने के पीछे की जो साइंस है उसको समझ लिया बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है गाइस। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे देखते गाइस, है ना। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, आई थॉट दैट माई फ्यूचर स्टडी हैड टू बी विद रेफरेंस टू फ्लाइट एंड फ्लाइट साइंस, तब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उस घटना से, उस इंसिडेंट के बाद ये डिसाइड किया कि भाई मेरा भी आगे का जो फ्यूचर स्टडी होगी, मेरी जो आगे की पढ़ाई होगी वो इसी फील्ड में होगी, है ना, कि हम कैसे उड़ सकते हैं, कोई चीज़ आसमान में कैसे उड़ सकती है, उसको बोलते हैं फ्लाइट साइंस, उड़ान के पीछे की जो साइंस है ना, एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं, बर्ड कैसे उड़ती है, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है ना, वो वही मैं समझूंगा, यही मेरी स्टडी होगी, ऐसा उन्होंने समझ लिया, तय कर लिया था वहाँ से। वन इवनिंग आफ्टर द क्लासेस खत्म होने के बाद एक दिन शाम को ना, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने टीचर से पूछा, सर प्लीज टेल मी हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर इन लर्निंग फ्लाइट साइंस, ये फ्लाइट साइंस को, है ना, उड़ने के पीछे की जो साइंस है ना, उड़ान विज्ञान, इसको समझने के लिए और आगे क्या करना चाहिए मुझे, और कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ही पेशेंटली एक्सप्लेन टू मी दैट आई शुड complete class 8, go to high school, and then I should go to college that may lead me to my education of flight. उन्होंने, मेरे टीचर ने मुझे क्या सलाह दी कि पहले भैया आप क्लास 8 को कंप्लीट करो, उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करो, देन उसके बाद
तुम्हें क्या करना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए और वहाँ पर आप एजुकेशन कर सकते हो फ्लाइट साइंस के ऊपर, है ना, फ्लाइट के ऊपर आप एजुकेशन कर सकते हो। दिस एडवाइस द बर्ड फ्लाइंग एक्सरसाइज गिवन बाय माई टीचर एंड द एंकरेजमेंट गिवन टू मी टू आस्क क्वेश्चन। इस घटना के बाद उन्होंने मुझे कुछ मतलब एक्सरसाइज दी, है ना, बर्ड फ्लाइंग एक्सरसाइज दी बुक में की, वो दी। एंड एंकरेजमेंट गिवन टू मी, और मुझे उत्साहित भी किया टू आस्क क्वेश्चन, कि भैया जो भी क्वेश्चन होगे आप मुझे पूछना, इस बात के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, उत्साहित किया, है ना। रियली गिव मी अ गोल, और इस घटना ने मुझे एक गोल, मेरे लाइफ में एक उद्देश्य मुझे दिया, एंड मिशन फॉर माई लाइफ, और मेरे जिंदगी का एक मिशन मुझे दिया, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, और जब मैं कॉलेज गया, है ना, आई टुक फिजिक्स, और मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट चुना कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, है ना। व्हेन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए MIT में गया, मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया, आई टुक, तो मैंने कौन सी ब्रांच चुनी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने चुनी। इंजीनियरिंग कई क्षेत्र में होती है, तो मैंने कौन सी इंजीनियरिंग चुनी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने चुनी, ठीक है। Thus my life was transformed, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के दौरान मेरी जो पूरी लाइफ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई, वो बदल गई, है ना। एज अ रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट, एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में, एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में, एक टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में मेरी लाइफ वहाँ पर ढलने लगी, बनने लगी, ठीक है ना। ये पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, We all regard you as the undisputed father of the Indian missile program. हम सब आपको रिगार्ड करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, इकलौता फादर, एक फादर के रूप में देखते हैं आपको, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के जनक के रूप में हम आपको देखते हैं, है ना। प्लीज एनलाइटन अस, आप हमें अनुग्रहित करें, हमें बताएं, ऑन द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड 5 ऑफ इट्स मेजर प्रोडक्ट। आप हमें किसके बारे में बताएं भाई, IGMDP के बारे में बताएं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक संस्था है गाइस, उसके बारे में हमें बताएं, एंड 5 ऑफ इट्स मेजर प्रोजेक्ट, और ये जो IGMDP के जो मेजर प्रोजेक्ट थे, कोई भी 5 प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें बताइए, ठीक है। ऐसा दूसरा सवाल पूछा गया, तो APJ अब्दुल कलाम जी जवाब दे रहे हैं। इन 1993 में क्या हुआ, IGMDP एनविज्ड डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल सिस्टम, जो IGMDP ने क्या किया, सोचा डेवलप करने के बारे में, क्या, 5 मिसाइल सिस्टम, 5 अलग अलग प्रकार की मिसाइल को बनाने के बारे में उन्होंने सोचा, ठीक है। देखो आगे क्या बता रहे हैं हमें, पहली जो थी, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था पृथ्वी नाम का एक प्रोजेक्ट था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद 150 किलोमीटर रेंज। ये जो मिसाइल थी पृथ्वी, ये सरफेस से सरफेस में अटैक करती थी, जमीन से जमीन में वार करती थी, है ना। और इसकी जो रेंज थी, मारक क्षमता जो थी 150 किलोमीटर की रेंज थी। मतलब ये जो जमीन है आपकी, तो यहाँ पर मिसाइल मैं लगाऊंगा तो 150 किलोमीटर दूर जमीन पर अगर कोई चीज़ है तो उसको ध्वस्त कर देगी, खराब कर देगी, ठीक है, अटैक कर देगी उस पर। दूसरी मिसाइल थी, दूसरा प्रोजेक्ट था आकाश। ये क्या थी, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल थी, यानी सरफेस से, जमीन से आप हवा में वार कर सकते थे, और इसकी रेंज थी 24 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती थी, ठीक है ना। तीसरी थी त्रिशूल, शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी सरफेस से एयर में अटैक करने वाली मिसाइल थी, लेकिन बहुत फास्ट अटैक करती थी, इसलिए इसकी रेंज कम थी, 8 से 10 किलोमीटर दूर तक ही अटैक कर पाती थी। और चौथे नंबर का जो प्रोजेक्ट था हमारा, नाग मिसाइल का प्रोजेक्ट था, नाग, है ना, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल, 4 किलोमीटर रेंज। ये क्या करती थी, टैंक को डिस्ट्रॉय कर देती, जो टैंक होते हैं ना, फायर टैंक, उनको अगर ये मिसाइल से अटैक करे तो उसको भी खराब कर देती थी। 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी, ठीक है ना। और जो थी अगली मिसाइल, जो अगला प्रोजेक्ट था 5 के बारे में उन्होंने पूछा है, तो वो ये था, क्या था, अग्नि, है ना, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ अ लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम। ये बहुत ही जबरदस्त मिसाइल सिस्टम था गाइस। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या था, आगे की टेक्नोलॉजी को भी इसी मिसाइल के थ्रू, है ना, समझा गया, ठीक है। इतनी अच्छी ये मिसाइल बनाई गई थी, इसकी रेंज बहुत लॉन्ग थी, तो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम था पूरा, यानी लंबी दूरी तक ही अटैक करने के लिए मिसाइल बनाई गई थी, अग्नि, ठीक है ना। ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स, पीछे मतलब 25 साल के दौरान, 25 साल का पूरा समय लगा
2 स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम हैव बीन फुली डेवलप्ड। तो इसमें से 2 जो हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो पूरी तरह से डेवलप हो गए थे, तैयार हो गए थे। एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी एंड डिप्लॉयड, और काफ़ी क्वांटिटी में हमारे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए थे, हमने बना लिया था ऐसी कुछ मिसाइलें, और उन्हें डिप्लॉय भी कर दी थी, तैनात भी कर दिया था हमने, इस्तेमाल में भी ला लिया था, है ना। आकाश हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द एयरफोर्स, और एयरफोर्स के द्वारा आकाश मिसाइल की डिमांड की गई, ऑर्डर किया गया, ठीक है ना, मांग की गई। अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड, और जो पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल के और भी ज़्यादा हमने नमूने बनाए, वेरिएंट बनाए, ठीक है। तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, देखो तीसरा सवाल, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, वी आर ऑफन ट्रबल्ड बाय द इनइक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। हम हमेशा एक चीज़ देखते हैं, हमारे सामने एक मुश्किल रहती है कि शिक्षा में एकता की कमी, इनइक्वलिटी हम देखते हैं। उस टाइम वो जो समय ऐसा था कि हर किसी को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता था, है ना, उस टाइम के हिसाब से, तो हर किसी की पहुंच में एजुकेशन नहीं था, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि बड़ा मुश्किल है सब तक एजुकेशन को पहुंचाना सबके पास, है ना। हाउ कैन दिस बी रिजॉल्व, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है ना। हाउ कैन द स्टूडेंट्स हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और स्टूडेंट कैसे हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है ना। आगे देखो, दिस कैन बी रिजॉल्व, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी जवाब दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो वो बता रहे हैं, देखो कैसे, only by enhancing the number of seats in professional course like medical, pharma and management as has been done in the case of engineering। देखो कुछ सेक्टर है जहां पर सीट्स की कमी है, तो सीट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स। जैसे प्रोफेशनल कोर्स, जो बड़े बड़े अच्छे कोर्स है, जैसे मेडिकल साइंस का कोर्स हो गया, फार्मा का कोर्स हो गया, मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, इनकी सीटें हमें बढ़ानी चाहिए। और ऐसा ही हमें इंजीनियरिंग के साथ भी करना चाहिए, इंजीनियरिंग की भी ज़्यादा सीटें होनी चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चे एजुकेशन ले सके, है ना। टुडे अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स आर वैकेंट, और वो कह रहे हैं उस समय की बात थी कि आजकल क्या है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग की सीट तो अभी क्या हो गई, खाली है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज भी थे, सीट्स भी थी, लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे थे, इस फील्ड में काम करना नहीं चाह रहे थे, तो बच्चों में उतनी जागरूकता नहीं थी उस टाइम पे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारी इंजीनियरिंग की सीट अभी खाली रह जाती है ना। स्टूडेंट हैव अ चॉइस फॉर गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन, स्टूडेंट के पास एक चॉइस है, स्टूडेंट हैव अ चॉइस, स्टूडेंट के पास एक चॉइस है, एक मौका है कि वो बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सके, ठीक है ना, उनके पास मौका है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम बाय, स्टूडेंट भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, बाय गोइंग फॉर डिस्टेंट एजुकेशन, अपने क्षेत्र से बाहर दूर जाकर वो पढ़ाई करे, अध्ययन करे, तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, विच विल रिड्यूस द लोड ऑफ क्लासरूम एजुकेशन, जो क्लासरूम एजुकेशन का जो लोड है उससे आप बच पाएंगे, कुछ बड़ी स्टडी आप कर पाएंगे, है ना। Institutions have to ensure that in distant education program the content quality is high and appropriately supplemented with contact प्रोग्राम्स। देखो क्या होता है, जो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश में भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी जगह आप जा सकते हैं, अपने लोकल एरिया से आप बाहर निकलिए, है ना, दूर जाइए पढ़ने के लिए। इससे क्या होगा, आपको कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा, एप्रोप्रिएट सप्लीमेंट मतलब सपोर्ट मिलेगा आपको काफ़ी अच्छा विद कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, है ना, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। आगे देखो क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है, एटम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन एटम बम। एटम का हम यूज, जब भी एटम दिमाग में आता है तो एटम का मतलब हम क्या निकालते हैं, एटम बम मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन, तबाही, है ना। देखो डिस्ट्रक्शन बोला है, प्लीज एनलाइटन अस, प्लीज हमें बताइए ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा है, उसका एक ब्राइटर साइड बताइए। ब्राइटर साइड मतलब उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, वो तो बम बनाने के लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, कुछ अच्छे काम में इसका क्या यूज किया जा सकता है ना। हाउ इट इज यूज्ड फॉर सर्टन क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, किसी चीज को डेवलप करने में, क्रिएट करने में एटॉमिक एनर्जी का, न्यूक्लियर पावर का हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा गया। तो कलाम जी बता रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हम पावर जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं इससे, है ना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल
एप्लीकेशन, और मेडिकल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए। एंड इरेडिएशन ऑफ सीड्स फॉर क्वालिटी एग्रीकल्चर, और जो सीड्स जो बीज होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इरेडिएशन कर सकते हैं, है ना, उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हम क्वालिटी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अच्छी तरह की खेती कर सकते हैं ना। आगे देखो क्या है ना, हाउ डू यू सी इंडिया बाय 2020। जब इंटरव्यू लिया गया तब उनसे पूछा गया है ना कि 2020 में आप इंडिया को किस तरह से देखना चाहेंगे आगे आने वाले भविष्य में। तो वो क्या कह रहे हैं, आई विजुअलाइज द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल ऑफ इंडिया बाय 2020। मैंने कुछ विशेष टाइप की प्रोफाइल सोची, कुछ पिक्चर अपने दिमाग में विजुअलाइज किया है कि 2020 का भारत कैसा होगा। ठीक है, वो बता रहे हैं आगे। तो क्या बता रहे हैं, देखो पहली चीज 2020 का हमारा भारत कैसा होगा, देखो एक ऐसा नेशन होगा, अ नेशन वेयर द रूरल एंड अर्बन डिवाइड हैज रिड्यूस्ड टू अ थिन लाइन, जहां पर गांव और शहर के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाएगी, है ना। गांव बहुत पिछड़े हैं, शहर बहुत डेवलप है, ऐसा नहीं होगा, गांव भी काफ़ी विकसित होंगे, गांव और शहर की दूरियां मिटने लग जाएंगी। अ नेशन, एक ऐसा देश होगा 2020 में हमारा भारत, वेयर देयर इज अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विट्स एक्सेस टू एनर्जी एंड क्वालिटी वाटर, जहां पर क्या होगा पता है, बराबर तौर पे शहरों में और गांव में हर जगह क्या होगा भाई, एनर्जी और क्वालिटी का वाटर, अच्छा वाटर हमें पीने को मिलेगा, है ना। अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एनर्जी को, एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना, और क्वालिटी वाटर दोनों जगह अच्छे से हमें मिलेगा। एक ऐसा भारत देश होगा हमारा वेयर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स वर्क टुगेदर इन सिंपैथी, जहाँ पर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग है, और जो हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ये सब मिल करके काम करेंगे, है ना, और सर्विस सेक्टर सब मिल के एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना, अच्छा तालमेल के साथ काम करेंगे। एक ऐसा भारत होगा, अ नेशन वेयर एजुकेशन विद वैल्यू सिस्टम इज नॉट डिनाइड टू एनी मेरिटोरियस कैंडिडेट बिकॉज ऑफ सोसाइटल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, समझते हैं इस लाइन को, है ना। एक भारत ऐसा देश होगा जहां एजुकेशन, जो शिक्षा होगी ना, उसको बराबर मिलेगी सबको, है ना। मेरिटोरियस कैंडिडेट मतलब जो बहुत पिछड़े एरिया से आने वाले कैंडिडेट है, उनको भी जो शिक्षा होगी वो बराबर मिलेगी। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। कोई बहुत रईस है, बहुत कोई गरीब है, जो बहुत पैसे वाले, उनको तो शिक्षा मिल पा रही, गरीब को शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो ऐसा नहीं होगा, गरीब व्यक्ति भी बराबर तरीके से शिक्षा ले पाएंगे। ऐसा कुछ भारत हमारा होगा 2020 तक, ऐसा वो सोचे, है ना। देखो आगे क्या है, ई पॉइंट में क्या बताया उन्होंने, अ नेशन, एक ऐसा भारत होगा हमारा विच इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द मोस्ट टैलेंटेड स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड इन्वेस्टर्स, है ना। क्या है, दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, और जो इन्वेस्टर्स, जो उद्योगपति लोग हैं, जो पैसे खर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स लोग, उनके लिए भारत एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी 2020 तक, ठीक है ना। लोग यहाँ पर आएंगे और पैसे खर्च करेंगे, यहाँ नई नई कंपनियां स्थापित करेंगे, ठीक है। एफ, अ नेशन वेयर द बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज अवेलेबल टू ऑल, जहां पर क्या होगा, हेल्थ केयर बहुत अच्छा, दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध होगा भारत में। कोई भी बीमारी का इलाज भारत में ही किया जा सकेगा, कहीं भारत से बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं होगी, है ना। अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री, एक ऐसा भारत होगा 2020 तक, है ना। ऐसा भारत होगा जहाँ की गवर्नमेंट क्या होगी, बड़ी जिम्मेदार होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और करप्शन फ्री होगी, मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अ नेशन वेयर पॉवर्टी हैज बीन टोटली इरेडिकेटेड, ऐसा देश जहां पर गरीबी, जो पॉवर्टी है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी, है ना। इलिटरेसी रिमूव्ड, जहां से अशिक्षा खत्म हो जाएगी, अनपढ़ लोग खत्म हो जाएंगे। एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर एब्सेंट, और जो क्राइम है, जो क्राइम हो रहे हैं ना, जो समझ रहे हो, क्राइम जो हो रहे हैं, जुर्म जो हो रहे हैं, किसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, वो भी पूरी तरह से क्या हो गए, अपसेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, खत्म हो चुके हो गए। एंड नो वन इन द सोसाइटी फील
क्या है, एलियनेटेड, है ना, एलियनेटेड, हाँ। और कोई भी सोसाइटी का, समाज का जो व्यक्ति होगा वो एलियनेटेड फील नहीं करेगा, मतलब बुरा फील नहीं करेगा कि भारत में मैं महफूज हूँ, वो ऐसा ही फील करेगा, ठीक है, हाँ। सॉरी गाइस। पॉइंट नंबर आई क्या है, देखो इसमें क्या बोला है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, अ नेशन, एक ऐसा भारत होगा दैट इज प्रॉस्पेरस, हेल्दी, सिक्योर, डिवॉइड ऑफ टेररिज्म, पीसफुल एंड हैप्पी एंड कंटिन्यूज विद अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ। प्रॉस्पेरस भारत होगा, सुखद भारत होगा, हेल्दी होगा, सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, अवॉइड ऑफ टेररिज्म मतलब डिवाइड ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद से मुक्त होगा, पीसफुल होगा, शांति से होगा, खुश होगा हमारा भारत देश, एंड कंटिन्यूज विद अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ, और कंटिन्यू क्या करेगा वो, एक ऊर्जा के साथ सस्टेनेबल तरीके से, एक निश्चित ग्रोथ के साथ वो क्या करेगा, डेवलपमेंट करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहेगा। और कैसा भारत होगा 2020 तक, अ नेशन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस में से एक होगा जीने के लिए, रहने के लिए, एंड इज प्राउड ऑफ इट्स लीडरशिप, है ना, एंड इज प्राउड ऑफ इट्स लीडरशिप, और यहाँ की लीडरशिप पर हमें क्या होगा, फक्र होगा, यहाँ के विशेषज्ञ पे, लीडरशिप पर हमें क्या होगा, यहाँ के राजनेताओं पर हमें गर्व होगा, ऐसा हमारा भारत देश होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, वी नो दैट यू आर अ कॉनाइजर, विशानी आप क्या है, कॉनाइजर हो, क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटक की जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके क्या हो आप, कॉनाइजर मतलब विशेषज्ञ हो, आपको काफ़ी नॉलेज है कर्नाटक म्यूजिक का। हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब, डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप कर दिया, भाई आपने म्यूजिक भी सीख ली है, कर्नाटक म्यूजिक, है ना, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है उसका, तब वो बता रहे हैं, दिस आई हैड डेवलप्ड व्हेन आई वाज इन सेंट जोसेफ कॉलेज, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में था त्रिची में, तब मैंने स्किल डेवलप की, है ना। पर्टिकुलरली आई एंजॉयड द इमेजिनेटिव अल्पनास, अल्पनास एक म्यूजिक है, कोई धुन है, कोई राग है ना, तो मैं इंजॉय करता था इस इमेजिनेटिव अल्पनास को, है ना, कल्पनाओं में कुछ मैं अल्पना बोला करता था, ठीक है, ऑफ म्यूजिक। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, सपोर्टिंग पीपल, कुछ अच्छे पीपल थे, कुछ लोग थे अच्छे, है ना, जो मुझे सपोर्ट किया करते थे, लाइक MS सुब क्या है, सबुल्लाक्ष्मी, हाँ, MS सुबलक्ष्मी एंड सेमांगुड़ी श्रीनिवासा अय्यर, ये कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। माय फ्रेंड, मेरे एक दोस्त भी थे, सना क्या है, संतनाम एंड माई सेल्फ वर रेगुलर इन लिसनर्स इन थिरुवैयर त्यागराजा फेस्टिवल, जो तिरुवैयर त्यागराज फेस्टिवल था उसमें जाते थे और हम सुना करते थे चीज़ों को, वाइल वी वर स्टडिंग इन सेंट जोसेफ कॉलेज, जब हम सेंट जोसेफ कॉलेज में थे तो इन सारी चीज़ों को, संगीत को भी हम सुना करते थे त्रिची में, ठीक है ना। वी यूज टू डिस्कस द रागाज, जो राग होती थी सारे गा मा पा धा नि सा, इस टाइप की जो रागाज होती तो उनको हम क्या करते थे, डिस्कस करते थे, प्रैक्टिस करते थे, फॉर वीक्स, हफ्तों, है ना, इन द हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल में रहता था तब, है ना। आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक, और म्यूजिक को सुनने के बाद, इन त्यागराज फेस्टिवल, त्यागराज फेस्टिवल में म्यूजिक को सुनने के बाद हम उसकी हफ्तों क्या करते थे, प्रैक्टिस क्या करते थे, डिस्कस किया करते थे, है ना। आगे देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी सवाल है, देखो क्या जवाब देते हैं। एनी मैसेज फॉर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई समाचार, कोई संदेश आप देना चाहते होगे, है ना, फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के आने वाली पीढ़ी को, है ना, आने वाले भविष्य के भारत के लोगों को, यहाँ के लोगों का आप कुछ संदेश देना चाहते, कुछ सजेशन देना चाहते, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू असर्ट फॉर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया दैट नो यूथ टुडे नीड्स टू फियर अबाउट द फ्यूचर। देखो मैं आज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, है ना, असर्ट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर के जो सिटीजन होंगे इंडिया के, है ना, दैट नो यूथ टुडे नीड्स टू फियर अबाउट द फ्यूचर, तो आज के युवाओं को, यूथ को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं भारत के फ्यूचर के बारे में। हाउ हाउ इफ यू हैव एन एम इन लाइफ, अगर आपके जीवन में कोई एम है, कोई उद्देश्य है जीवन में, रियलाइज दैट, उसको आप महसूस करो, स्पेंड टाइम कैनॉट बी रिकवर्ड, खर्च किया गया समय कभी वापस नहीं आ सकता, है ना। द प्रेसियस टाइम हैज़ टू बी यूज्ड, जो आपके सामने जो कीमती समय है उसको हमें यूज़ कर लेना चाहिए, फॉर अचीविंग द गोल्स, अपने जीवन के गोल को अचीव करने में
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना। हैव द कॉन्फिडेंस टू विन, अपने अंदर जीत के लिए आप आत्मविश्वास रखो। टू डिफीट प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, चुनौतियों को हराने का अपने अंदर क्या रखो, डिफीट करने का कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो, एंड सक्सीड और सफल होने की काबिलियत रखो। हैव अ राइचियस हार्ट, राइचियस का मतलब क्या होता है, नैतिक, अच्छा, मैंने अच्छाइयों से भरा हुआ अपना दिल रखो, मतलब दिल में कोई बुराई मत रखो, अच्छी भावनाएं रखो, है ना। यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन ऑल योर मिशन, तो आप सच में अपने जिंदगी के सारे मिशन में, सारे मुकाम में आप क्या होंगे, सफल होंगे, ऐसा वो आखिरी में कहते हैं। तो सारी की सारी चीज़ क्या थी, एक एक्सट्रैक्ट था, इंटरव्यू उनसे जो लिया गया था उसी में से सारी चीज़ें निकाली गई है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर समझ में आ गया होगा तो आप बताना हाँ सर समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच माय डियर।